हेलो गाइस। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीएफ में से पैसा कैसे विड्रॉ करना है। उसके कुछ रूल्स है, कुछ प्रोसेस है। तो अपन प्रोसेस तो डिस्कस नहीं कर सकते इसमें। कारण क्या होता है कि मैं पेज पे समझा रहा हूँ आपको, पेपर वर्किंग पे है एंड ऑनलाइन प्रोसेस पे नहीं है, इसलिए। तो विड्रॉल के कुछ रूल्स है। पीएफ विड्रॉल, तो पीएफ बेसिकली क्या होता है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी में से, गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से सैलरी में से कुछ पार्ट निकाल के पीएफ में भविष्य निधि के रूप में जमा कर दिया जाता है, ताकि उनको इन फ्यूचर कोई इमरजेंसी हो, किसी चीज़ के लिए ज़रूरत हो, इन हैंड कैश नहीं हो या बैंक में पैसा नहीं हो, तो वो इस पीएफ में से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है। पीएफ अपन उसमें जमा करते हैं। तो पीएफ निकालने के लिए दो रूल्स हैं बेसिकली, दो प्रोसेस हैं, अपन ये भी कह सकते हैं। दो तरह से निकाला जा सकता है कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में हो, ड्यूरिंग द जॉब, और एम्प्लॉयमेंट जब आप जॉब कर रहे हो या एम्प्लॉयमेंट में हो, या जब आप एम्प्लॉयमेंट में से हट गए हो, अनएम्प्लॉयड हो। इन द सेंस अनएम्प्लॉयड का मतलब सिर्फ सैलरी पर्सनस के लिए, कि मतलब जब उनकी जॉब छूट गई हो, अपन तब की बात कर रहे हैं, तब वो अनएम्प्लॉयड है। ड्यूरिंग कब तक उनका नया जॉब लगेगा या कोई नया काम करेंगे, जब तक उनका पीएफ में कंट्रीब्यूशन है और वो किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब तक वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है। तो ड्यूरिंग द जॉब अगर आपको पीएफ में से पैसा निकालना है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब पहली चीज़ तो ये कि जब आप एम्प्लॉयमेंट में हैं तो पूरा पैसा विड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं आप लोग। आपको एडवांस के रूप में उसमें से पैसा निकालना पड़ेगा। उसमें कुछ 15-16 ग्राउंड्स बताए हुए हैं, जिन ग्राउंड्स के बेसिस पर आप पीएफ में जो आपका अमाउंट एक्यूमुलेट हुआ है उसमें से एज एन एडवांस, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एज एन एडवांस निकाल रहे हैं। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं होता है वो। तो एज एन एडवांस आप उसमें से अमाउंट निकाल सकते हैं पीएफ अकाउंट में से। तो एलिजिबल फॉर एडवांस होता है, वो कहलाता है ऑन द बेसिस। अब रीजंस 15-16 रीजंस है, मैं हर चीज़ यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर आपकी तबीयत ख़राब है या आपकी मैरिज है, आपको उसके लिए चाहिए रिक्वायरमेंट, हाउस प्रॉपर्टी अगर आप कोई बना रहे हैं, नया खरीद रहे हैं या बना रहे हैं, दोनों केसेस में आप पीएफ में से आपका कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये फॉर्म नंबर 31। जब ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट आप हैं, मतलब जब आप जॉब में हैं या जब आपको सैलरी मिल रही है, और जब आप उसमें से पैसा निकालेंगे, तो फॉर्म 31 फिलअप होगा उसके लिए। फॉर्म 31 जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन जाके, तो उसमें वो रीज़न्स पूछता है किस रीज़न के लिए आपको उसमें से पैसा विड्रॉ करना है। तब आपको रीज़न सबमिट करना रहता है, और हर रीज़न में एक कैप लिमिट होती है कि आप उस अमाउंट से ज़्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। लिमिटेड पीएफ बेस्ड ऑन रूल्स, वही चीज़ है। लिमिटेड पीएफ का मतलब होता है जो आप अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स आप निकाल सकते हैं, क्योंकि एक कैपिंग होती है उसमें कि उस अमाउंट से ज़्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सभी रीज़न, मतलब जो भी, जैसे इलनेस का रीज़न है तो इसमें कैपिंग अलग है। मैरिज के लिए अगर आप निकाल रहे हो तो इसमें कैपिंग अलग होगी। हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बनवा रहे हैं तो उसके लिए कैपिंग अलग होगी। सबके लिए रूल्स अलग अलग हैं। जब आप फॉर्म 31 फिल करते हैं तो उसके पहले ये चीज़ ज़रूरी देखना है आपको कि आपका केवाईसी कंप्लीट है या नहीं है। और इसके अलावा जो आप जिस बैंक अकाउंट, मतलब कि जो भी बैंक अकाउंट आपका केवाईसी में कंप्लीट है, लिंक्ड है, उसी बैंक अकाउंट में आपका पैसा आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट चेंज हो जाता है, तो अगर आप फॉर्म भर भी देंगे तो आपका वो पेमेंट ब्लॉक हो जाएगा, वो पेमेंट आपको होगा ही नहीं, वो रिसीव नहीं होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें जब भी आप विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट डालें किसी भी फॉर्म में पीएफ में, चाहे वो 31 हो, चाहे फॉर्म 19 हो या 10C हो, कोई भी फॉर्म होगा, तो बैंक अकाउंट और केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। जिस बैंक अकाउंट में आप रुपये मंगाना चाह रहे हैं वो बैंक अकाउंट पीएफ अकाउंट से लिंक्ड होना चाहिए। सीधी सी बात ये है। ठीक है। ये अपन ने रूल्स कब पढ़े? ड्यूरिंग द जॉब और एम्प्लॉयमेंट में। अब दूसरी कंडीशन होती है कि आपकी जॉब चली गई हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, तब आप उसमें से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको दो सब पार्ट्स में मैंने डिवाइड करा हुआ है। एक टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट होता है। टेम्परेरी का मतलब होता है, आप इसको ऐसे समझें, सपोज़ करें कि आपको मैं बताता हूँ आपको। सपोज़ करें कि आपको लास्ट टाइम जो सैलरी मिली थी
31 दिसंबर 2024 को आपको लास्ट टाइम सैलरी मिली थी। ये रिसेंट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। अब आपकी कंपनी में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, लाइक स्ट्राइक आउट वगैरह हुआ है, तो अब स्ट्राइक आउट की कंडीशन में आप अगर पार्शियल विड्रॉ या एडवांस के रूप में पीएफ निकालना चाहते हैं वो नहीं निकलेगा। कारण क्या होता है, स्ट्राइक करता कौन है, एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, वो काम पर नहीं आ रहे, एम्प्लॉयर सैलरी देना चाह रहा है, वो तो कह रहा है। तो अपन उस चीज़ को अपार्ट करते हैं, छोड़ते हैं उसको, अपन आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2024 को आपको लास्ट टाइम सैलरी मिली थी। इसके बाद आपको 1 मार्च 2025 को सैलरी मिली। इस बीच में ये 2 महीने का टाइम पीरियड है, जनवरी का एंड फेब का, ठीक है। ये 2 महीने हैं आपके। तो आप एम्प्लॉयमेंट में तो हैं, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिल पा रही। कोई भी रीज़न हो सकता है, या एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, या उसने होल्ड कर दिया आपकी सैलरी, एनी कोई भी रीज़न है, अपन वो मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप विड्रॉ करते हैं पीएफ में से अमाउंट, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया 3-4 तरह के फॉर्म्स फिलअप होते हैं। लाइक फॉर्म 31 होता है, फॉर्म 10 होता है, फॉर्म 19C होता है, सॉरी 10C एंड 19 होता है। तो अगर इस सैलरी के बाद आपको अगले 2 महीने तक सैलरी नहीं मिल रही है, तो इसमें एक रीज़न एक्स्ट्रा और होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का रीज़न होता है, और दूसरा कि आपको 2 महीने से आपको सैलरी नहीं मिल रही है, और एक रीज़न होता है आप 2 महीने या उससे ज़्यादा से अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रीज़न क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, तो उस कंडीशन में ये एडवांस कहलाएगा, ठीक है। और आप 2 महीने से ज़्यादा के टाइम पीरियड से अनएम्प्लॉयड हैं, तो वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में जाएगा। अभी मैं समझाता हूँ उसको, ठीक है। तो कुल मिला के ये कि आप एम्प्लॉयमेंट में तो हैं, बट आपको पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो इन दैट केस क्या होगा कि आप जब फॉर्म उसमें सबमिट करेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आपको जो फॉर्म भरेंगे उसके लिए जो रीज़न डालना है कि वो 2 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली है, वो एडवांस के रूप में आप पीएफ कंट्रीब्यूशन में से आपका पैसा निकाल रहा है। एडवांस के रूप में बोल रहा हूँ, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं है वो, ठीक है। तो टेम्परेरी ये कंडीशन टेम्परेरी कहलाती है, ठीक है। और ठीक तो टेम्परेरी में क्या लिखा है, सैलरी नॉट रिसीव फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, पिछले 1 महीने से आपको सैलरी नहीं मिली हुई हो, एलिजिबल फॉर एडवांस। अगर सैलरी नहीं मिली है और एम्प्लॉयमेंट में है, या अपन ये मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन वो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो वो जब आप पीएफ में से आपका पैसा निकालेंगे तो वो एडवांस के रूप में निकालेंगे आप, ठीक है। किन बेसिस पर आप उस निकाल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी नॉट रिसीव फ्रॉम मोर देन 1 मंथ बट नॉट मोर देन 2 मंथ। 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हैं, 2 महीने तक हो सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर होंगे तो परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट में चला जाएगा ये। 2 महीने के अंदर अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट में है लेकिन सैलरी नहीं मिल रही, तो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड हुआ, आपकी सैलरी नहीं आ रही इसलिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप इस कंडीशन में जब आप एम्प्लॉयमेंट में तो हैं, लेकिन आपको पिछले 2 महीने से सैलरी नहीं मिली हो, इसलिए मैंने अनएम्प्लॉयमेंट में इसको टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया हो लेकिन 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुए हो, तो आप आपके पीएफ अकाउंट में से एज एन एडवांस आपका पीएफ कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। किन बेसिस पर निकलेगा, वही रीज़न सही सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं कर रहे हैं, आप जॉब में टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड हैं, या इसको यही समझा एम्प्लॉयमेंट में तो हैं लेकिन टेम्परेली आपकी सैलरी नहीं मिल रही है। तो और 1 महीने से ज़्यादा हो गया हो लेकिन 2 महीने से ज़्यादा ना हुए हो, तो रीज़न सेम है। बीमारी के लिए आप पैसा निकाल सकते हैं, मैरिज के लिए निकाल सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी बनाने के लिए या ख़रीदने के लिए। और इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बोला था इधर कि इसमें 2 रीज़न्स ऐसे होते हैं, एक तो 2 महीने से ज़्यादा में अनएम्प्लॉयड हो आप, और पिछले 2 महीने से सैलरी ना मिली हो। अनएम्प्लॉयड फ्रॉम मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है। तो ये तो हो गया परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट, परमानेंट अनएम्प्लॉयड, ठीक है। और सैलरी
नॉट रिसीव्ड फ्रॉम लास्ट 2 months, ये हो गया टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड। तो ये वाली जो कंडीशन है वो इसमें आएगी, ठीक है। तो ये जो 3 रीज़न लिखे हुए हैं ना मैंने आपको, इलनेस, मैरिज, हाउस प्रॉपर्टी, इसके अलावा चौथा रीज़न ये वाला रहेगा आपको, सैलरी नॉट रिसीव फ्रॉम लास्ट 2 months। तो ये वाला जो ऑप्शन है नॉर्मली उसमें रेड रहता है, ग्रीन नहीं रहता। रेड रहता है मतलब कि आप इसको सेलेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब आपको सैलरी नहीं मिली हुई है, क्योंकि क्या होता है कि जो पीएफ का अकाउंट होता है उसमें आपका एम्प्लॉयर हर महीने सैलरी अपग्रेड करता जाता है, प्लस करता जाता है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाता जाता है। तो पोर्टल के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिली है पिछले 2 महीने से। फिजिकली आपको मिल गई है, सपोज कर अपन ने कैश भी मिल रहा है या बैंक में पैसा आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर ने आपके पोर्टल पे अगर वो नहीं चढ़ाया हुआ है तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप उस कंडीशन में एलिजिबल हो जाएंगे इस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और इस कंडीशन में भी फॉर्म 31 भरा होगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया था इधर कि जब फॉर्म 31 सेलेक्ट करते हैं तो 14-15 ऑप्शन ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं कि किस ग्राउंड पर आप पीएफ का अमाउंट निकालना चाहते हैं। तो 3 रीज़न तो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपको, इलनेस, मैरिज, एचपी यानी हाउस प्रॉपर्टी, और चौथा रीज़न मैंने आपको अभी बताया सैलरी नॉट रिसीव फ्रॉम लास्ट 2 months। लिमिट ऑफ पीएफ विड्रॉल, अब मैंने अभी जैसे यहाँ पर आपको बताया था कि हर विड्रॉल जो भी रीज़न होता है उसके पीछे एक कैपिंग होती है अमाउंट की कि आप कितना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। तो सेम वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ पर भी आपको केवाईसी कंप्लीट देखनी है और आपका बैंक अकाउंट चेक करना है कि वो लिंक्ड है या नहीं है, ठीक है। अब अनएम्प्लॉयड है और परमानेंट है, यानी कि अकॉर्डिंग टू पीएफ पोर्टल आपके अकाउंट में पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं आ रही है। सरकार को नहीं पता है ना कि आप एम्प्लॉयड है या नहीं एम्प्लॉयड है। उनको मालूम कैसे पड़ता है? पीएफ पोर्टल के थ्रू मालूम पड़ता है कि भाई आप एम्प्लॉयड हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो जब वहाँ पर पोर्टल पे पिछले 5 महीने से 6 महीने से सैलरी नहीं आ रही है तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उस कंडीशन में पिछले 2 महीने से ज़्यादा की आपको सैलरी मिली नहीं हो, ठीक है, तो वो क्या माना जाएगा? आप अनएम्प्लॉयड हैं। और जब ये परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो लिखा है ना, तो यहाँ पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आप पार्शियल विड्रॉल या एज एन एडवांस पैसा नहीं निकाल रहे हो, इसमें से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है। आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी अमाउंट होता है आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। और फॉर्म ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी आपकी सैलरी आ रही है और सैलरी नहीं आ रही है, ऐसा मान लीजिए। ये वाला रीजन मैंने यहाँ पे ले लिया ना, तो आप इसको एक काम करें, इधर ले लीजिए बजाय इधर के, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि एम्प्लॉयमेंट में है, सैलरी आ रही है और सैलरी नहीं आ रही है, टेम्परेरी सैलरी नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो कहाँ थे अपन? यहाँ पर ये अपन ने कर लिया। तो यहाँ पर परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट में पिछले 2 महीने से ज़्यादा की सैलरी आपको रिसीव नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू पोर्टल, तो आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए एलिजिबल होंगे, यानी पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। और यहाँ पर पार्शियल विड्रॉल है आपका एज एन एडवांस, ये चीज़ ध्यान रखिए हमेशा। यहाँ पे फॉर्म 19 या 10C भरा होगा आपका। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो सिलेक्ट करने पर कोई भी ऑप्शंस आपके सामने ओपन नहीं होते हैं कि किस ग्राउंड पर आप पीएफ से पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट जो भी अमाउंट होगा आपके पीएफ अकाउंट में पूरे के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। एग्जिट डेट मस्ट बी देयर। इस कंडीशन में एग्जिट डेट क्या होती है कि जब आप पीएफ के एक मेंबर बन जाते हैं, पीएफ के प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के जब मेंबर बन जाते हैं और आपका जो एम्प्लॉयर होता है, सपोज करें आज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, 6 महीने बाद दूसरी में आ गए, उसके 6 महीने बाद तीसरी में आ गए, तो क्या है कि जब भी आपने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन करी होगी तो आपका जो एम्प्लॉयर होगा फर्स्ट, वो आपकी ज्वाइनिंग डेट एंड एग्जिट डेट, इन दोनों को वो पीएफ अकाउंट पोर्टल पे अपलोड करेगा।
ऐसे ही ये सेकंड कंडीशन में ज्वाइनिंग डेट भी वो अपलोड करेगा और एग्जिट डेट भी अपलोड करेगा। तो कुल मिला के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आप एलिजिबल तब ही होंगे जब आपके एम्प्लॉयर ने आपकी एग्जिट डेट चढ़ा दी होगी। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि गवर्नमेंट को कैसे मालूम कि आप एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। भाई आपको तो 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ये आपका पोर्टल बोल रहा है। तो पोर्टल बोल रहा है लेकिन उस पर एग्जिट डेट नहीं डाल पाया आपका एम्प्लॉयर, किसी कारण से वो भूल गया, नहीं डाल पाया। तो आप उसको बोलें कि वो आपकी एग्ज़िट डेट आपके पीएफ पोर्टल अकाउंट पे चढ़ाए, ताकि आप इस कंडीशन में परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आपका पीएफ अकाउंट में से अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल हो जाए। इसमें भी सेम वही है, केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए और बैंक अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है। एग्ज़िट डेट जैसे मैंने आपको बता दिया, जिस दिन आपने कंपनी को छोड़ा है। क्या होता है, जैसे अपन ने ये वाला भी एग्जांपल लिया था 31 दिसंबर 24 का। ठीक है, अपन ले रहे हैं, एक बार दोबारा से ले रहे हैं एग्जिट डेट समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मार्च 2025 आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपके जो दोनों कन्फ्यूजन है, एडवांस ड्यूरिंग मतलब कि टेम्परेरी और परमानेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो आपको मैंने बताया, ठीक है, वो दोनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सपोज़ करें कि आपने 31 दिसंबर 2024 को लास्ट टाइम सैलरी ली थी और आपने इसी समय जॉब भी छोड़ दिया था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि आपका एम्प्लॉयर जो है उसने यहाँ तक मतलब जब 1 मार्च 2025 आई या आएगी तब तक उसने आपके पीएफ पोर्टल अकाउंट पे एग्जिट डेट डाली ही नहीं, वो भूल गया। तो इस कंडीशन में क्या आप परमानेंट अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे? क्या आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर पाएंगे आपके अकाउंट का, या फॉर्म 19 या फॉर्म 10C आप भर पाएंगे? नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्जिट डेट अपलोड नहीं है। तो एग्जिट डेट जो भी डालेगा वो, सपोज़ करें कि आपने इस दिन जब जॉब छोड़ा था, आपके एम्प्लॉयर ने यही डेट आपके पीएफ पोर्टल अकाउंट पे चढ़ा दी है, तो यहाँ से 2 महीने 60 डेज यानी कि 28 फरवरी 2025 की जो डेट है ये काउंट होगी और 1 मार्च को आप एलिजिबल हो जाएंगे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए। लेकिन उससे डेट ही नहीं चढ़ाई, तो इस कंडीशन में आप टेम्परेरी अनएम्प्लॉयड या ड्यूरिंग द जॉब आप जो पीएफ में से पैसा निकालना चाह रहे हैं, ये वो कंडीशन होगी। तो इसमें आपको फॉर्म 31 भरना पड़ेगा। कब? इस डेट के बीच में अगर उसने एग्जिट डेट नहीं चढ़ाई है तो। ठीक है, और एग्जिट डेट चढ़ा दिए तो नाउ यू आर एलिजिबल टू फिल फॉर्म 19 एंड 10C एंड आल्सो एलिजिबल टू विड्रॉ फुल अमाउंट फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ योर पीएफ अकाउंट। ये मेन इसमें है। तो डेट्स का जो खेल है उसी के अकॉर्डिंग आपका पीएफ अकाउंट जो है वो मेंटेन होता है। आप उसी के अकॉर्डिंग पीएफ में से पैसा विड्रॉ करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप जॉब छोड़ते हैं, जिस दिन भी आपने कंपनी छोड़ी है, उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डेट आपने छोड़ी है, जिस दिन छोड़ी, वो पीएफ पोर्टल अकाउंट पे जब भी आपको सैलरी देगा वो अपलोड हो जानी चाहिए थी। बट कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयर जो होते हैं लगभग 60 दिन बाद आपकी एग्जिट डेट पीएफ पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो उस कंडीशन में या तो आप 2 महीने वेट करें या एम्प्लॉयर को बार बार बोलें कि भाई हमारी एग्जिट डेट चढ़ाएं ताकि आप पीएफ में से पूरा का पूरा पैसा निकाल सकें। अगर वो डेट नहीं चढ़ाएगा तो यू आर नॉट एलिजिबल टू विड्रॉ फुल अमाउंट, यू आर एलिजिबल ओनली टू विड्रॉ पार्शियल अमाउंट फ्रॉम योर पीएफ अकाउंट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ इलनेस, मैरिज, हाउस प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन और परचेज, और नॉट रिसीविंग सैलरी फ्रॉम लास्ट 1 month बट नॉट मोर देन 2 months। जो ग्राउंड से वो बता रहा हूँ मैं आपको।